Hello, students. Welcome back again with the next episode of nuclei, that is radioactive decay law. तो चलिए, हमने रेडियोएक्टिव डिके तो पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा रेज जो है तो इमिट कैसे होते हैं, उसको डिके बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिके प्रोसेस। अब डिके प्रोसेस जो है ये किस तरह से टाइम के साथ चेंज होता है हमको अब वो पढ़ना है। ठीक है, तो रेडियोएक्टिव डिके लॉ क्या हो जाएगा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी समय पर at any instant of time t, the number of decays per unit time, नंबर ऑफ डिके यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा जो भी डिके हो रहा है उसके नंबर ऑफ डिके रेट, यानी कि रेट ऑफ डिके बोलते हैं उसको, dn by dt, रेट ऑफ डिके dn by dt इज प्रोपोर्शनल टू, it is proportional to the number of nuclei present at that time, उस समय पर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे उस पर डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियाई ख़त्म होंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर समझने जैसा है। कैसे, हम यहाँ पर लेते हैं कि लेट, पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। n0 बोले तो क्या होता है, तो n0 का मतलब होता है कि ये होता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको याद रखो, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0। ओके, उसके बाद में आएगा n, ये होता है प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अभी कितने बचे हैं, प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अभी न्यूक्लियाई कितना बचा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और dn जो होगा इसको आप बोलेंगे कि चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ऐसा ले लो, चेंज इन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई अमाउंट में कैसे चेंज होगा वो बात इसको। ठीक है, चेंज होगा। ठीक है, और टाइम तो ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये जो लॉ बोला गया है ना, ये जो लॉ है तो एक्चुअली इसको हम रदरफोर्ड एंड सॉडीज लॉ बोलते हैं। क्या होता है ये लॉ, ये बताता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, यही लिखा हुआ था ना ऊपर, जो 4 लाइन की पूरी डेफिनेशन थी ना आपकी, उसके अंदर यही बात लिखी हुई थी। ठीक है, कि n के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपने फिर इसको ऐसे लिखना है, n के साथ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भैया हम ऐसा लिख पाएंगे इसको, dn अपॉन dt इज इक्वल टू, और माइनस आ जाएगा यहाँ पर लैम्बडा इंटू एन, लैम्बडा एन। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। व्हाट इज लैम्बडा, तो ये वाली जो इक्वेशन हमारी बनी, ठीक ऐसी इक्वेशन बनी, इसमें लैम्बडा क्या है, तो हमने लिखा लैम्बडा इज डीके कांस्टेंट, ये डीके का कांस्टेंट है। ठीक है, कोई तो भी एक कांस्टेंट है, या फिर इसको कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैम्बडा ये हो गया आपके पास में। ठीक है, ये लैम्बडा है। तो अब क्या कर लेते हैं, लैम्बडा के साथ में इस रिलेशन को दोबारा लिखते हैं, या फिर एक और आपको लिखकर बताता हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज। क्या पूछेगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन न्यूक्लियाई अमाउंट, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई, याद रखो, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई। फ्रैक्शनल डिक्रीज को सीधा सीधा ऐसा लिख देना, dn अपॉन n, n का कितनावा पार्ट एक्चुअली, तो वो होता है फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्बडा और इंटू डी टी। ठीक है, माइनस लैम्बडा इंटू डी टी। अब मुझे ये यहाँ पर दिखाना है कि माइनस साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज in amount of nuclei, decrease in amount of nuclei with increase in time, टाइम तो बढ़ते रहेगा ना, टाइम तो कभी डिक्रीज नहीं हो सकता ना यहाँ पे, इंक्रीज इन टाइम, तो टाइम के साथ उसका घटना, इसीलिए वहाँ पर आता है माइनस। ठीक है, इसीलिए आया है यहाँ पे माइनस। तो ये वाले दो फॉर्मूले याद रखने जैसे।
ठीक है, ये दो रिलेशंस, ये डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्बडा एन और डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्बडा डी टी। अब ये जो है यहाँ पर हम इसमें से एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ज़रा। मान लो कि इस इक्वेशन को हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पर कि एट t इज इक्वल टू 0 पर जो n की वैल्यू थी वो n नॉट के बराबर थी, ठीक है। और जब t की वैल्यू t हुई तो n की वैल्यू n हो गई। एकदम कॉमन सेंस है तो कि n की वैल्यू n0 से लेकर n तक चेंज हुई जब टाइम 0 से लेकर t तक चेंज हुआ। ऐसा, ये वर्ड्स में लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, वर्ड्स में ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने उसको ऐसे लिख दिया। तो मेरी जो इक्वेशन है देखो वो क्या हो जाएगी, dn अपॉन n, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा इंटू डी टी। इसको मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दिस इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो मुझे क्या होता है, पूरी एक्टिविटी मिलेगी दिस इक्वेशन। तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन किया गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एन नॉट से लेकर एन तक इंटीग्रेशन किया गया डी एन अपॉन एन का इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किया गया माइनस लैम्बडा इंटू डी टी का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, ऐसा इंटीग्रेशन किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एन अपॉन एन का जो वैल्यू है वो आता है ln ऑफ n, ठीक है, ln ऑफ n, ln मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग, कहाँ से कहाँ तक, n0 से लेकर n तक, इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस लैम्बडा बाहर चला गया और dt का इंटीग्रेशन t हो गया, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, ठीक है, ये वैल्यू बनी। तो इसको ऐसे लिख देंगे अपन ln n अपॉन ln ऐसा, सॉरी, माइनस ln ऑफ n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा इंटू टी, ठीक है, ये हो गया माइनस लैम्बडा इंटू टी। ये आपके पास इक्वेशन बनी। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, एक ही ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो नेचुरल लॉग ऑफ n अपॉन n0, n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये लॉग एक साथ होता है ना, लॉग ऑफ a माइनस बी बोले तो लॉग a बाई बी होता है ना, ऐसे होता है, तो इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास माइनस लैम्बडा इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन। और अगर मैंने यहाँ से इस लॉग को उधर भेज दिया, यानी कि एंटी लॉग ले लिया, सिंपल बोलते हैं एंटी लॉग होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास में n अपॉन n नॉट इज इक्वल्स टू ई का पावर बन जाएगा माइनस लैम्बडा टी, ठीक है, ई का पावर बन जाएगा, यानी कि, और आप ऐसे लिख सकते हो इसको, n बराबर होगा n नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू टी के। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, या फिर ये इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को आप अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है, दोनों रिलेशन एकदम बढ़िया से है, दोनों रिलेशन को अच्छे से याद रखना चाहिए। ये है हमारा लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन से निकाला हुआ एक फार्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा, ये वाला रिलेशन। उसके बाद में ये वाला रिलेशन, मतलब है तो एक ही ना, है तो एक ही, फॉर्म अलग अलग है उसका, तो क्या करते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, n की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी, ये वाली जो वैल्यू होगी आपकी, ये इनिशियल वैल्यू होगी, कब है वो, टाइम 0 पर है, t इज इक्वल्स टू 0 पर है, ठीक है, n0, और जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ते जाएगा तो आपकी जो है तो ये डिक्रीज ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, हाइपरबॉलिक ग्राफ रहेगा इसका, और वैल्यू आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसको बोला जाएगा, मतलब कि, और ये होता है n इज टू n0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन के हिसाब से इस तरह से आपका डिके होता है किसी भी न्यूक्लियाई का डिके ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, मैं जो आपको कह रहा था वो हम लिखते हैं एक्टिविटी, ठीक है, व्हाट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डिक्रीज, उसी को बोला जाता है, रेट को ही बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, किसको, रेट ऑफ डिके बोल दो सीधा सीधा शॉर्ट में, रेट ऑफ डिके, ठीक है, यानी कि काउंट रेट, क्वेश्चन में अलग अलग नाम आते हैं इसके, कभी कभी काउंट रेट आता है, कभी कभी नाम, ठीक है, ऐसे होता है। तो एक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, एक्टिविटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एन अपॉन डी टी, ठीक है, ये ऊपर का ही फॉर्मूला है ना, सबसे पहला वाला जो रिलेशन अपन ने लिखे थे, तो इट इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्बडा इंटू एन के बराबर हो जाती है, करेक्ट है ना। अच्छा, बट एन की वैल्यू तो ये है, व्हाट इज n इज इक्वल्स टू n0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, उसको यहाँ रख दो, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लैम्बडा n नॉट
ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास में रिलेशन। ये किसका रिलेशन आ गया? एक्टिविटी का, ठीक है, एक्टिविटी का रिलेशन है ये याद रखना चाहिए। अच्छा, एक्टिविटी का ये रिलेशन है हमारे पास में। तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखो n0 लैम्डा n0, देखो लैम्डा n बोले तो क्या है? a है। तो अगर मैंने लैम्डा n0 लिखा तो क्या होगा? वो a0 हो सकता है ना? अरे है कि नहीं बात सही? a0 हो सकता है। तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन आ जाएगा कि एक्टिविटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एक्टिविटी इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। इनिशियल एक्टिविटी इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। अरे बराबर है कि नहीं है? एकदम सही है ना इक्वेशन? लॉजिकल है, ठीक है। बस तो फिर ये वाले फॉर्म में हो गया आपके पास में। अब इसको मास के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास। ये ए बोले तो मास नंबर नहीं है। अरे फिर से सुन लो, कल जो पढ़ रहे थे वो अलग केस था, ये जो पढ़ रहे हैं ना ये क्या है? ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी एट टाइम टी। ये ए क्या है? ए बोले तो एक्टिविटी एट टाइम टी। व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी बोले तो रेट ऑफ डिके, यानी कि कितना डिके हो रहा है न्यूक्लियाई हमारा, कितना डिके होता है, कितने न्यूक्लिया उसके टूटकर गिरते हैं एक सेकंड में, उसको बोलते हैं रेट, ठीक है। ऐसा हो जाता है रेट ऑफ डिके। तो ये है आपका टाइम टी में रेट है, ठीक है, ये टाइम टी में रेट है। और A0 बोले तो क्या है? A0 बोले तो ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर रेट, t इज इक्वल्स टू 0 पर रेट क्या था उसका? तो वो वाला रेट है ये। तो इन टर्म्स ऑफ मास अगर लिखा तो ये आ जाएगा आपके पास में m इज इक्वल्स टू m0 ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। किसी भी समय पर मास कितना होगा? तो अपन बोलते हैं m0 ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, ये होगा उसका मास, ठीक है। इसके ऊपर में न्यूमेरिकल आएगा तब देख लेंगे और फॉर्मूला इसका कैसा बनता है। तो अब यहाँ पर जो है तो इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो इसको बोला जाता है बैक्वेरेल। इट्स SI यूनिट इज बैक्वेरेल। बैक्वेरेल लिखते हैं और इसको BQ इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, BQ। एक और यूनिट आती है इसकी क्यूरी। क्यूरी किसके नाम पर है? मैडम क्यूरी के नाम पर है ना, CI बोलते हैं इसको, या रदरफोर्ड और रदरफोर्ड। इसको भी तो रॉयल्टी देना पड़ेगा ना, देना ही मांगता है भाई। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 1 बैक्वेरेल, 1 बैक्वेरेल इज इक्वल्स टू 1 बैक्वेरेल इज इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक सेकंड में एक डिसइंटीग्रेशन को 1 बैक्वेरेल बोलते हैं, ठीक है, 1 बैक्वेरेल बोला जाता है। 1 रदरफोर्ड कितना होगा फिर देखो? तो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल्स टू 1 RD लिखते हैं इसको, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो इसको लिखते हैं RD, जैसे इसको BQ लिखते हैं इसको RD लिखते हैं। 1 RD इज इक्वल टू 10⁶, यानी कि 1 मिलियन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 मिलियन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो मिलियन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या मेगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को 10⁶ बोलते हैं। और 1 क्यूरी जो होता है, 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 1 CI लिखेंगे इसको, और इसकी वैल्यू होती है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एररलेस में या दूसरी कोई बुक में इसकी वैल्यू 10⁻11 दिया होता है, क्योंकि गलत है, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है उसकी, ये यूनिट है उसका, SI यूनिट है, ठीक है। अब एक और बात, ये एक रिलेशन भी याद रख लो, ठीक है। 1 क्यूरी दिवस टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्वेरेल, ठीक है, वही है ऊपर का। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को बैक्वेरेल बोलते हैं, इसीलिए वैसे लिख दिया। अब चलो पढ़ते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ बोले तो टाइम इन विच हाफ द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, मतलब जितना अभी बचा हुआ न्यूक्लियाई था उसका आधा खत्म हो जाता है, उस समय को हाफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है। डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाय T हाफ, ऐसा बताते हैं। T हाफ लिखते हैं और कैपिटल T छोटू h लिखते हैं, T हाफ लिख देते हैं, या ओनली कैपिटल T लिख देते हैं, ठीक है। कभी कभी ओनली कैपिटल T बोल देते हैं। ये ब्लू पेन ज़्यादा डार्क नहीं है? अच्छा, ऐसा लग रहा है पेन में अभी इंक भरा है।
चलो क्या लेना है फिर, टी हाफ। ओके, टी हाफ की बात कर रहे थे। टी हाफ यूनिट इज सेकेंड, सेकेंड हो सकती है, ठीक है, सेकेंड्स में दी जाती है, ईयर में दी जाती है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट तो सेकंड ही होती है, लेकिन सेकंड के बजाय हम उसको ईयर्स में भी बताते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादातर टाइम है, वो टाइम को किसी भी समय में बता दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ये आधे वक्त में हुआ क्या, देख लो ज़रा। तो हम लिखेंगे कि इन हाफ लाइफ यानी आधी जिंदगी के समय में हुआ क्या है। टी की वैल्यू को टी हाफ फुट कर दो, टी की वैल्यू को टी हाफ, और एन की वैल्यू हो जाती है जितना पहले था उसका हाफ, है ना, n 0/2 हो जाता है। चलो इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे। कहाँ है ओरिजिनल इक्वेशन अपनी, तो अपन बोलेंगे कि ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी n = n0 e⁻ λt, है ना, ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये पुट कर दो। अगर ये पुट कर दिया आपने तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, देखो ज़रा। तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी n0/2 = यहाँ पे आ जाएगा n0, यहाँ पे आ जाएगा e⁻ और यहाँ पर t को बाद में पुट करेंगे अपन, t हाफ पुट करना है उसको, लेकिन बाद में कर लेंगे। तो यहाँ से n0 ने n0 को मार दिया, 1/2 आ गया। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, देखो 1/2 = 1/e⁻t। देखो ये जब e⁻t नीचे जाता है 1 में, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है, तो उसका पावर जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक है, उसका पावर क्या हो जाता है, प्लस। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e⁻t बराबर है 2 के, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। और आप ऐसा लिख सकते हो, इसका अगर आपने एंटी लॉग ले लिया, लॉग ले लिया, तो ये क्या हो जाता है, ये e इधर चला जाएगा लॉग में, और ये आपका नीचे वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा λt बराबर हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 के, नेचुरल लॉग ऑफ 2 के। और इसी वैल्यू अपने को पता होती है, तो अपन लिखेंगे λt, t की जगह पे t हाफ आ जाएगा, तो λt हाफ बराबर होगा 0.693 के, क्योंकि ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रख लेना, ठीक है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, याद रख लेना। तो t हाफ की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, t हाफ = एक तो ln2 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, / लैम्डा ऐसा लिख सकता, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ t हाफ = 0.693 / लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, क्या है, डीके कांस्टेंट, है ना, डीके कांस्टेंट है, वेवलेंथ वैसा बोले ना बस। तो देखो बेटा फिर, ठीक है, याद रख लो इसको। अब ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने जो अभी तक के 2 बातें पढ़ी है, वो दोनों बातें एग्जैक्टली क्या डिनोट कर रही है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो पहला डीके लॉ था उसके बारे में, डीके लॉ के बारे में अगर बताऊं कि हमने ये कहा था कि रेट ऑफ डीके dN/dt जो होता है वो n पर डिपेंड करता है। मान लो कि n की वैल्यू थी 1000, n की वैल्यू थी 1000, ठीक है, और dN/dt की वैल्यू है 10 पर सेकेंड, मान लो ऐसा 10 पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 10 खत्म हो रहे, तो 10 सेकेंड में कितने खत्म होंगे, 100 खत्म हो जाएंगे। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड बाद क्या होने वाला है, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यहाँ से शुरू करेंगे, 10 सेकेंड के बाद क्या, तो 10 सेकेंड के बाद ये कितना बचेगा, ये बचेगा 900, ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड ये बचेगा 900, और इसका जो रेट है वो गिर जाएगा 9 पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 9 पर सेकेंड। अब बताओ अगले 10 सेकेंड बाद क्या होगा, तो 9 पर सेकेंड के हिसाब से 10 सेकेंड में कितने खत्म होंगे, 90, तो ये कितना आ जाएगा, ये 810 पे आ जाएगा। जैसे ही ये रेट ऑफ डिके इसको देखता है कि ये कितना हो गया, 810 हो गया, तो ये क्या करता है, अपना रेट कम करके 8 पर सेकेंड कर लेता है। ये न्यूक्लियाई है, अरे बेटा फिर से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये 1000 जो है ना, ये न्यूक्लियाई का नंबर है, समझ लो 1000 न्यूक्लियाई थे आपके पास, तो कितने न्यूक्लियाई टूटकर गिर रहे थे, 10 न्यूक्लियाई 1 सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितने गिरे, 100। अब मैंने 10 पे क्यों रोक दिया, वो एक्चुअली रोकना तो कहीं पे भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे ही 10 करते हुए 10 सेकंड बाद हमने एक टाइम पीरियड ले लिया ना 10 सेकंड बाद, तो आफ्टर 10 सेकंड क्या हुआ, तो 10 सेकंड के बाद में ये 900 हो गया, या ऐसा बताता हूँ 900 हो गया, ठीक है। 900 को इसने देखा तो इसने क्या करा,
अपना जो वैल्यू है उसने 10 से लेकर 9 कर दिया, 9 पर सेकंड। 10 पर सेकंड पहले टूट रहे थे, अब उसने क्या कर दिया, अपने आप को 9 पर सेकंड कर दिया। फिर हमने देखा कि ये 900 से 810 हो गया 10 सेकंड के बाद, है ना, 10 सेकंड के बाद ये हो गया 810। तो 810 को देखकर इसने अपना रेट 9 से कम करते हुए 8 कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे 8 कर दिया, अगले 10 सेकंड बाद क्या होगा, अगले 10 सेकंड बाद ये कितना बचेगा, समझो 80 खत्म हो गए ना, इधर से 80 खत्म हो गए, तो ये बचेगा 730, ऐसे कुछ तो ना, 730 70 और ये एक 80, हाँ बराबर है। तो जैसे ही यहाँ से देखा ये इतना आ गया, तो इसको देखकर इन्हें भी चेंज हो गया, इन्हें अपने आप को 7 पर सेकंड कर लिया, ठीक है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, कम होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, ठीक है, और ये कम होते रहेंगे और ये ऐसा इसको देखता रहेगा। होते होते ऐसा हो जाएगा कि इधर बचेंगे आपके 100 न्यूक्लियाई को देखकर इधर का रेट जो है वो अपने आप को 1 पर सेकंड कर लेगा, 1 पर सेकंड। जैसे ही बचेंगे आपके न्यूक्लियाई 50, तो ये अपने आप को बदल लेगा 0.5 पर सेकंड, ठीक है। यानी कि ये रेट अपना कम करते जाता है। अब समझा ये रेट कैसा कम हो रहा है, तो ये रेट कंटिन्यूस डिक्रीज होता है, कंटिन्यूस, 10-10 सेकंड रुकने की जरूरत नहीं है। 10-10 सेकंड तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए हमने समझाया है, ये एक्चुअली कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको बोले। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में। ओके, अब ये तो डीके लॉ हुआ, ठीक है, ये तो डीके लॉ हुआ। अब देखो ज़रा दूसरा, देखो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़े हमने। हाफ लाइफ में क्या होता है, देखो n0 अमाउंट होता है कितने पे, टाइम इज इक्वल टू 0 पे, ये टाइम एक्सिस है आपका, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 0 पे n0 होता है। उसके बाद वो हाफ हो जाता है कितने में, t हाफ में, तो आधा अमाउंट खत्म हो गया, तो इसको ऐसे कंप्लीट कर लो, ठीक है, इसको बोल देंगे t हाफ। एक t हाफ आपका गुजरा है अभी, एक t हाफ, तो उसके अंदर कितना हो गया, n0/2। अच्छा, इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा n0/2 का, तो यहाँ आ जाओ, n0/4 कर दो इसको, है ना, n0/4। n0/4 जब हुआ तो जब कितने टी हाफ गुजर जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि जब गुजरेंगे 2 टी हाफ, 2 हाफ टाइम गुजर जाएंगे। देखो 2 टी हाफ, समझे, 2 टी हाफ, उसके अंदर कितना हो गया वो, ये हो गया n0/4। अच्छा, उसका भी आधा हो जाएगा, n0/8 हो जाएगा। n0/8 कितने पे होगा, 3 टी हाफ पे, और ऐसी कहानी चलती रहेगी, 3 टी हाफ, समझे। इस तरह की कहानी कंटिन्यू होगी। मतलब अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो तो हाफ लाइफ का फंडा कुछ इस तरह से होता है कि समझो n0 पर, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर कितने थे ये, समझ लो ये 4 4 8 थे ये, ठीक है, 8 लोग थे ये। अब क्या हुआ, आधा टाइम गुजरने के बाद क्या हुआ, n0/2 हो गए, मतलब 4 बचे सिर्फ, ठीक है, तो एक टी हाफ पे कितना बचा, 4। अच्छा, उसके बाद दूसरे टी हाफ पर देख लो ना, यहाँ पर दूसरे टी हाफ पर कितना, 4 का भी आधा, ठीक है, 4 का भी आधा हो गया। एक टी हाफ में 4 हुए, दूसरे टी हाफ में 4 का आधा हुआ, तीसरे टी हाफ में क्या हो गया, जो 2 बचे थे उसका भी आधा हो गया, मतलब बचे हुए का आधा हो जाता है वो, ठीक है। ये बात एकदम क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए। जितना आपके पास में मटेरियल होता है उसका आधा हो जाएगा, यानी कि रिमेनिंग 50% ऑफ द प्रेजेंट अमाउंट, कितना बचेगा, 50% ऑफ द प्रेजेंट अमाउंट, इस तरह से। तो ये इस तरह से डिके होता है, समझ में आई बात अच्छे से। अब देखो ज़रा, ये टेबल बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि आपको डायरेक्ट टेबल ही दिखा देता हूँ, मैं क्यों बनाने लगा उसको। तो देखो ज़रा, टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, इसको ज़रा हाईलाइट करके रखेंगे हम कि ये अनडिकेड एटम्स है, ठीक है। क्या है ये, अनडिकेड, थोड़ा हल्का वाला बताओ भाई, ठीक है, गुड। अनडिकेड एटम्स, अनडिकेड का मतलब देखो ज़रा इसको, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, ठीक है। अनडिकेड एटम्स मतलब कितने बचे हैं। यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव एटम्स। एक्टिव एटम मतलब अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, मतलब ये वाला जो है आपका फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव एटम्स है, n/n0 है, ठीक है। और ये बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ एटम डिकेड, कितना खत्म हो गया है, ठीक है ना, वही बता रहा है। ये दोनों तो सेम बता रहे हैं और ये खत्म हो गया बता रहा है। चलो देखते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये n0 होता है, यानी कि कंप्लीटली अनडिकेड है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव एटम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल कितनी है, 100% प्रोबेबिलिटी। खत्म कितना हुआ, डीके 0 हुआ ना अभी, तो ठीक है, बराबर है। अच्छा, एक टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n0/2। एक टी हाफ के बाद ये कितना हो गया, n0/2 हो गया। तो कितना खत्म हो गया है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल कितनी है, 50%। 50% बचा है, 50% खत्म हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, 50% खत्म हो गया, 50% बचा, ऐसा बोलेंगे। अच्छा, 2 टी हाफ जाने के बाद
2 टी हाफ जाने के बाद क्या होता है, n0/2 ओरिजिनल था, देखो n0/2 उसका भी आधा हो गया, उसका आधा हो गया। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं n0/4 एक्चुअली, n0/4 है ये, ठीक है। मतलब कि 1/4 जो है ये आपके पास बचा है, 1/4 बचा है और 75% ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अच्छा ये देखो ज़रा, 3 टी हाफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, अब ये n0/4 का यहाँ पे क्या आना चाहिए, हाँ ऐसा, ये n0/4 का भी आधा हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, n0/8 हो जाएगा वैसे देखा जाए तो हम n0/8 को, मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ लिखता हूँ, n0/2 का आधा मतलब n0/4, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, n0/4 का आधा मतलब n0/8, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। n0/8 का मीनिंग क्या हुआ, 1/2 ऑफ n0/4, इसका मतलब हुआ कि n0/2⁵, है ना, ये क्या था n0/2⁵, n0/2⁵। अच्छा अगर 10 टी हाफ चले गए तो 10 टी हाफ जाने के बाद ये हो जाएगा आपका n0/2⁻10, है ना, n0/2⁻10, तो इसको बोला जाएगा 2⁻10। एक्चुअली अगर इसको सॉल्व करके देखें तो कुछ तो भी आएगा ये वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, 2⁻10 जाने तो मैं उसकी वैल्यू नहीं लिखने वाला हूँ अभी, लेकिन बात समझ लो n0/2⁻10, क्योंकि हमने देखा कि 3 टी हाफ के लिए 2⁻3 आया था, 2 टी हाफ के लिए 10⁻2 आया था, 1 टी हाफ के लिए 10⁻1 आया, 2⁻1 आया था। क्लियर, फिर से सुनो, 1 टी हाफ के लिए n0/2⁻1 है ना, 2 टी हाफ के लिए n0/2⁻2, 3 टी हाफ के लिए n0/2⁻3, 10 टी हाफ के लिए n0/2⁻10, n टी हाफ के लिए n0/2⁻, क्या लिख रहा है ये, काम कौन दे दिया इसको लिखने को यहाँ पे, n0/2⁻n, ठीक है, ये है वो, ये बोलना चाह रहा है वो, n की वैल्यू 2 का पावर n होता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, ये आपको रेलेवेंट नहीं है अब याद रखने जैसे, तो 1/2⁻n इतनी प्रोबेबिलिटी है बचने की, ठीक है, बचने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो अपन क्या करते हैं मालूम है, इसको इक्वेशन में डाल देते हैं। कौन से इक्वेशन में, ये वाली, n हाफ लाइफ के लिए नंबर ऑफ अनडिकेड आइटम, ये देखो नंबर ऑफ अनडिकेड आइटम, ये वाला कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू, ये n की वैल्यू है ना, अरे ये सब n की वैल्यू तो चल रही है, ये पूरा ब्रैकेट किसका है, n का है ना, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा टेबल मतलब n का है, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू n0 इंटू 1/2⁻n लिखे चलेगा ना इसको, n0 इंटू 1/2 का पावर n, ये है वो। अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला है अपने पास, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको एज इट इज़ याद रखो, ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला और ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो n है छोटू n, वो यहाँ से लिया गया है, देखो यहाँ से लिया गया छोटू n की वैल्यू, कैसे ली गई छोटू n की वैल्यू, n इज इक्वल्स टू, छोटू n इज इक्वल्स टू t अपॉन, क्या लिख रहा, क्या ये क्या करूँ मैं एररलेस का, t इज इक्वल्स टू n t हाफ लिख रहा है वो, n t हाफ लिखना चाहिए भाई को, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू t अपॉन t हाफ, समझे, t अपॉन t हाफ, ये होनी चाहिए वैल्यू n की, तो ये n आ गया और ये आपका रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को याद रख लो, इस रिलेशन को याद रख लो अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से पढ़कर याद रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत काम आता है ये 1/2⁻n। अब ये अपन कब यूज़ करेंगे और दूसरा वाला जो रिलेशन है वो कब यूज़ करेंगे, चलो बताता हूँ। अब ये देखो 2 रिलेशन है अपने पास में, एक तो ये रिलेशन है e⁻² के साथ, और एक तो ये रिलेशन है जो अभी अपन ने शॉर्टकट में निकाले। अब ये दोनों में से कौन सा रिलेशन कब यूज़ करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, याद रखने वाली बात यही होती है। तो हम कहेंगे कि जब फ्रैक्शन, ये बेसिक डिफरेंस है देखो, जब फ्रैक्शन जो है ऑफ डीके, फ्रैक्शन ऑफ डीके आपको बोला जाएगा ना क्वेश्चन में, अगर वो 2 का पावर बनता है कुछ, तो 2 का पावर कुछ भी है अगर वो, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना। और अगर वो 2 का पावर ना हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हो, अगर 2 का पावर नहीं है तो ये e⁻λ वाला यूज़ करना। फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल मैंने आपको कह दिया कि 1/100 n/n0 इज इक्वल्स टू 1/100 अगर दिया है तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करना, ठीक है, ये वाला इक्वेशन यूज़ करना, क्योंकि 100 जो है 100 इज़ नॉट इक्वल टू 2 का पावर कोई भी, 2 का पावर n, 2 का कोई भी पावर 100 नहीं होता है कि नहीं, चेक करें कि नहीं, 2 का कोई भी पावर 100 नहीं होता। ये कब यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल
अगर आपको दिया हुआ है कि n अपॉन n0 की वैल्यू है 1/16 या 1/32 और 1/32, 1/64 कुछ भी, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू ये 16 जो है, ये 16 जो है आपका, ये n का कोई तो भी पावर है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 2 का पावर 4, या फिर आप लिख सकते हो इसको और 2 का पावर 5, ऐसा 2 का पावर 7, ऐसा। जब ऐसा लिख पाओ तब ये फॉर्मूला यूज़ करना, बस। ठीक है, ये फंडा आपको याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट इज द मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। इसको एवरेज लाइफ भी बोलते हैं और इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं टाउ से। इट इज़ द एवरेज ऑफ एज ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई। ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई की एज का एवरेज होता है, लेकिन हमको इसको ऐसे याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ इसको ऐसे याद करना है कि टाउ की वैल्यू होती है 1/λ की। ठीक है, ये डेफिनेशन से हमारा कोई रिलेशन नहीं, इसकी वैल्यू सीधी सीधी होती है 1/λ। लैम्डा कौन है? डीके कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास में एक रिलेशन है, देखो अगर ये रिलेशन को लिखते हो आप कि n इक्वल्स n0 e⁻⁻t, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n अपॉन n0 e⁻⁻t। अगर इसको ऐसे लिख दिया ln ऑफ n अपॉन n0, ये अपने डेरिवेशन में जैसा देखे थे वैसा, -λt आ जाता है इधर। ठीक है, तो t से अगर इसको डिवाइड कर दिया आपने ln n अपॉन n0, ठीक है, और डिवाइड बाय t टाइम, ये जो रेशो होगा आपका, ये -λ क्या आता है ना, -λ के बराबर आता है ये रेशो। दिस इज एक्चुअली दिस इज मीन लाइफ। ठीक है, इसको मीन लाइफ बोलते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ कुछ इसका ऐसे होता है। ये वाली इक्वेशन को समझो, ऐसे लिखा n अपॉन n0 e⁻⁻t, है ना। उसके बाद ये लिखा था। ठीक है, यहाँ क्या आएगा देखो ज़रा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ n अपॉन n0। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका टाइम। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये स्लोप आएगा इसका, और इसको बोलते हैं -λ का स्लोप आता है, ये इसका स्लोप है ये। ठीक है, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा। तो दिस गिव्स यू द मीन लाइफ। ठीक है, मीन लाइफ टाउ देता है ये। ओके, आपको क्या याद करना है मैं आपको बताता हूँ। चलो, अपने पास एक इक्वेशन है, अभी अपने को ये देखना है कि मीन लाइफ के अंदर में, हमको ये देखना है अभी कि मीन लाइफ के अंदर में हमारा न्यूक्लियाई कितना बचता है। हम ऐसा लिखेंगे कि न्यूक्लियाई का फॉर्मूला है हमारा n इज इक्वल्स टू n0 e⁻⁻t, है ना। तो ड्यूरिंग टाउ टाइम पीरियड, यानी कि मीन लाइफ के अंदर में टाउ टाइम पीरियड, हाउ मच ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। ठीक है, डिसइंटीग्रेट लिख दो सीधा सीधा, और हाउ मच रिमेन, वो समझते हैं। देखो, हाउ मच रिमेन, कितना बचा है। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले इक्वेशन लिखो n इज इक्वल्स टू n0 e⁻⁻t, जैसे ऊपर है तो, और ये पुट कर दो कि t की वैल्यू है टाउ की वैल्यू होती है 1/λ। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे आपके पास, ये इक्वेशन बन जाएंगे n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू e⁻⁻λ इंटू 1/λ। ठीक है, तो ये कैंसिल होके ये हो गया आपके पास में e⁻⁻1। इसको नीचे लेके आ जाओ, तो आपके पास बचा n इज इक्वल्स टू n0 अपॉन e। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, n इज इक्वल्स टू n0 इंटू 1/e।
अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि एज ई की वैल्यू होती है 2.71, ठीक है, तो 1/e की वैल्यू हो जाती है 0.37। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद कर लो। स्टैंडर्ड वैल्यू है, मैथमेटिक्स में से आई है, याद कर लो, कोई फिक्र की बात नहीं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई देखो आपकी फिर, n इज इक्वल्स n नॉट इंटू 0.37, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। और परसेंटेज में लिखो तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि n इज इक्वल्स टू 37%, 0.37 बोले तो परसेंट में निकालो तो 37% ऑफ n0 आता है, ठीक है। ये है बड़े काम की चीज़, ठीक है, ऐसा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि इन टाउ पीरियड के अंदर में न्यूक्लियाई रिमेन अनडिकेड। ये देखो n बोले तो क्या है, अनडिकेड ना, बच गया, अनडिकेड 37% ऑफ इनिशियल, जो इनिशियल वैल्यू थी उसका 37 बच गया। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि और 63% डिकेज, समझे, 63% ख़त्म हो गया, ठीक है, 63% ख़त्म हो गया भी बोल सकते हो आप। तो ये उसकी एक और डेफिनेशन बन गई, ठीक है। क्या डेफिनेशन बनी? ये मीनिंग है उसका, देखो, मीन लाइफ इज द टाइम इन विच नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लिया बिकम्स 1 - 1/e, मतलब 63 बोलते हैं इसको, 1/e बोले तो 0.37, 1 - 0.37 बोले तो 0.63 टाइम्स, और 63% ऑफ n0। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ न्यूक्लिया रिमेन कितना बचा है, बिकम्स 1/e टाइम्स, यानी 37% ऑफ n0 इतना बचा है, ठीक है। अब अपने पास में एक रिलेशन है, देखो, वी नो दैट एक रिलेशन, क्या रिलेशन है, T½ इज इक्वल्स टू ln2, यानी कि ln2 रहने दो, ln2 डिवाइड बाय लैम्डा है। इसको ऐसा लिखे तो ln2 इंटू 1/λ, 1/λ की वैल्यू बोले तो टाउ, तो ये हो गया आपका, क्या लिखेंगे इसको, T½ इज इक्वल्स टू ln2 इंटू टाउ, ठीक है, ये हो गया रिलेशन। अगर ये टाउ का रिलेशन है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि देयरफॉर टाउ इक्वल्स टू T½ डिवाइडेड बाय ln2 की वैल्यू होती है 0.693, 1/0.693 बोले तो 1.44 होता है, याद कर लो इसको, 1.44 ऑफ T½ ठीक है, ये रिलेशन है। तो आपका टी का रिलेशन क्या है, देखो, आपका रिलेशन आ रहा है कि टाउ इज इक्वल्स टू 1.44 ऑफ T½ ठीक है, 1.44 ऑफ T½ 1.44 ऑफ T½ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टाउ इज इक्वल्स टू T½ प्लस 0.44 ऑफ T½ ठीक है, T½ प्लस 0.44 ऑफ T½ दैट इज इक्वल्स टू, आप ऐसा बोल सकते हो कि इट विल बी 44% मोर देन T½ समझे, T½ से 44% ज़्यादा होता है ये वैल्यू, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास में। अब देखो, हमने उसका ग्राफ जब बनाया था ना, तो उसी ग्राफ में, यानी कि यहाँ पे हमको क्लियरली पता चल रहा है कि टाउ जो है ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन T½ है, ठीक है। तो जो ग्राफ बनाया था हमने, वो ग्राफ को लेके आते, देखो ये था हमारा ग्राफ। तो इसके अंदर में फिर टाउ किधर है, टाउ टाइम किधर है, ये देखो T½ 2 T½ 3 T½ ऐसा है। तो हम बोलेंगे कि ये कितना है, ये एक्चुअली 50% है ना। इसको यहाँ पे ऐसे लिखो क्या मैं, इट इज़ 50%, ये टोटल 100% है, ये 50% है, और ये कितना है, ये 25% है, और ये कितना है, ये 12.5% है, ठीक है, ओरिजिनल का। तो हम बोलेंगे कि 25 और 50 के बीच में यहाँ पे 37% आएगा, 37%, और यहाँ पे होगा आपका वैल्यू ऑफ टाउ, ये वैल्यू होगा आपका टाउ का।
अब समझा टाउ कितना बड़ा है? तो टाउ एक्चुअली टी हाफ से बड़ा है। यहाँ पे भी दिख रहा अपने को, क्या दिख रहा? टाउ इज ग्रेटर देन टी हाफ, एक टी हाफ से बड़ा है, इसको बोलते हैं टाउ। समझ में आ गई बात अच्छे से एकदम? ठीक है, क्लियरली ये याद रखने का इसको, ऐसा है। और ये आपका टी हाफ था, सिंपल। तो ये होता है आपके पास में लाइव्स, मीन लाइव्स वगैरह, ये फॉर्मूले होते हैं। ओके, देखो इसके अंदर में कुछ एडिशनल फार्मूले होते हैं जो कभी कभी रेयरली यूज़ आते हैं और आपको समझ में आते हैं कि यार ये फार्मूला तो सर ने बताया नहीं था, कहाँ था? तो ये फार्मूला कहाँ है वो बता देता हूँ मैं। देखो, अगर आपके पास में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए, ठीक है, और वो डिसइंटीग्रेट होता है बी में, और बी से वो डिसइंटीग्रेट होता है सी में, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो लैम्डा 1 उसका जो है तो आप डीके कांस्टेंट बोल सकते हो पहले प्रोसेस में, और दूसरे प्रोसेस में लैम्डा 2। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए क्या होगा? dn1/dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा 1 इंटू n1, बराबर है ना? यही होगा ना रेट, ये फॉर्मूले से आया अपने वो लॉ के फॉर्मूले से। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, ये वैल्यू है उसकी। अच्छा, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, देखो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी के बनने का जो ये होगा, फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो कितना होगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए का रेट माइनस डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी का रेट। इसमें से कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है इसको माइनस करना पड़ेगा ए में से जितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है। समझो इसमें से 100 डिसइंटीग्रेट होते हैं 1 सेकंड में, इसमें से अगर जो है तो 80 इंटीग्रेट होते हैं 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में आपके पास में 20 न्यूक्लियाई बच रहे हैं। तो वो 20 इसके बनने का रेट है बी के, बराबर है कि नहीं है? ऐसे ही ना, यही मीनिंग है उसका। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है लैम्डा वन n1 माइनस लैम्डा 2 n2। ठीक है, इन रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम में द रेट ऑफ डीके ऑफ एनी रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस मेंबर। ठीक है, ऐसे हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। रेट ऑफ रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट इज जस्ट इक्वल टू डीके, रेट ऑफ डीके ऑफ एनी रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर हो जाता है दोनों भी। यानी कि लैम्डा 1 अपॉन n1 इज इक्वल लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्या लिखा इसने? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिया ना अपन ने, तो n2 अपॉन n1 आता है, यहाँ पे n1 आना चाहिए, गलत है ये, यहाँ n1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे होगा, और टाउ के साथ उसका रिलेशन रिवर्स होगा, ऐसे याद रखने का। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको एक जगह बुक में दिखेगा, लेकिन ऐसे फॉर्मूले के ऊपर में क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, नीट में तो नहीं आते हैं। इसके बाद में एक ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ये थियोरटिकल है, इसका स्नैपशॉट ले लो और इसको पढ़ लो। ठीक है, थियोरटिकल पॉइंट्स है ये, कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं इसमें से, याद कर लेना वो। नेक्स्ट, ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो कि इफ़ अ न्यूक्लियाइड कैन डीके साइमल्टेनियसली बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, एक प्रोसेस ये होगा और एक ये प्रोसेस होगा, और उससे आपके एक न्यूक्लियाइड जो है तो जिसका आप वैल्यू देखेंगे, डीके कांस्टेंट लैम्डा था, उसका टी हाफ जो है तो टी था, और उसका टाउ जो है तो टाउ था। ये लैम्डा 1 यहाँ पे देखो, विच हैव डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 लैम्डा 2, हाफ लाइफ T1 T2 एंड मीन लाइफ टाउ 1 टाउ 2 रिस्पेक्टिवली। ये देखो, ये प्रोसेस से डीके हुआ और यहाँ पर न्यूक्लियाई 1 और 2 में चेंज हो गया वो। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये वाला होता है। इस पॉइंट को थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ दिखेगा आपको, बहुत छोटा सा है इसका, लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2। फिर T इज इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, और टाउ की वैल्यू भी टाउ 1 टाउ 2 अपॉन टाउ 1 प्लस टाउ 2। बहुत ही रेयरली ये न्यूमेरिकल के अंदर में कभी कभी यूज़ आएगा, जेई के लेवल का न्यूमेरिकल रहेगा तो उसमें आएगा, इसीलिए। और बाकी न्यूमेरिकल्स, नीट वाले न्यूमेरिकल्स में ये वाले पॉइंट्स नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ तक थे फॉर्मूले हमारे, रेडियो एक्टिविटी हमारा, रेडियो एक्टिव डीके, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह। ठीक है, अब इसके होते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखो न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ, और इम्पॉर्टेंट वाले ही देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल, द हाफ लाइव्स ऑफ एक्स एंड वाई आर 3 minutes and 27 minutes. At some instant activity of both are same, then the ratio of active nuclei of x and y at that instant will be। यानी आपको n1 n2 का रेशो चाहिए, n1 n2 का रेशो क्या होगा। ठीक है, तो अपने को ये बोला गया है कि देखा जाए तो द हाफ लाइव्स ऑफ एक्स और वाई, टी एक्स इज इक्वल्स टू 3 minutes और टी वाई इज इक्वल्स टू 27 minutes, ये दिया है। ठीक है,
एट सम इंस्टेंट एक्टिविटी उन दोनों की सेम है, मतलब कोई तो भी एक टाइम पर एक्टिविटी दोनों की सेम है, ये गिवन है किसी भी एक टाइम पर। तो हम बोलते हैं ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो एक्टिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्टिविटी 1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 इंटू N1 और एक्टिविटी A2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 इंटू N2, बराबर है कि नहीं? ऐसे हो जाएगा। अपने को N1 N2 निकालना है, दोनों को बराबर बराबर कर दो, A1 A2 इज इक्वल टू कर दो, तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा 1 N1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 N2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से N1 अपॉन N2 का रेशो निकल गया। N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है, लेकिन आपके पास में लैम्बडा की वैल्यू नहीं है, तो हम बोलते हैं कि लैम्बडा, जैसे कि लैम्बडा को लिखा जा सकता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, ऐसा आ जाएगा टी हाफ। तो अगर हम लिखेंगे लैम्बडा 1 के लिए, तो लैम्बडा 1 के लिए आ जाएगा 0.693 अपॉन टी एक्स, है ना, और लैम्बडा 2 की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन टी वाई। चलो इसको यहाँ पे लाके पुट इन वन कर देते हैं। पहली इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये वैल्यू बन जाएगी N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी है? 0.693 अपॉन टी वाई। ठीक है, या अपन ऐसा बोल सकते थे, इसको अगर आपने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया ना, तो आप इसको बता सकते थे कि ये प्रोपोर्शनल है इसके साथ और ये प्रोपोर्शनल है इसके साथ। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से क्या हो जाएगा? लैम्बडा और टी का रिलेशन इन्वर्स है, तो हम यहाँ पे लैम्बडा 2 के लिए लिख सकते हैं T1 ऊपर और लैम्बडा 1 के लिए लिख सकते हैं T2 नीचे। सिंपल केस हो जाता है। Tx की वैल्यू कितनी है? 3 और इसकी वैल्यू कितनी है? 27, यानी कि वैल्यू आ गई 1/9। ये आंसर होगा उसका। समझी बात? चलो क्या दिया अगले क्वेश्चन में? द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल विच रिमेन एक्टिव आफ्टर टाइम t इज 9/16। मतलब आपको n/n0 की वैल्यू दिया 9/16। ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया है एट टाइम t, एट टाइम t। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन रिमेन एक्टिव आफ्टर t/2? तो उसने बोला है कि n/n0 आफ्टर t/2 कितना रहेगा। ठीक है, ऐसा पूछा है, n/n0 आफ्टर t/2 कितना होगा। तो चलो फिर एक काम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में इक्वेशन आती है गिवन एज इक्वेशन n/n0 इज इक्वल्स टू e⁻λt होता है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन होती है अपने पास में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज n/n0 बोले तो 9/16 इज इक्वल्स टू e⁻λt। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हो। e⁻λt की वैल्यू 9/16 है, ये याद रखो। अब फिर यहाँ पे जाएंगे हम और बोलेंगे कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू t/2। ठीक है, एट टाइम t/2 एक्टिव फ्रैक्शन निकालना है अपने को। एक्टिव फ्रैक्शन ये कैसे निकाला जाएगा? समझो x होगा फ्रैक्शन, समझ लो ऐसा कुछ तो भी, तो अपन उसको ऐसे लिखते हैं कि x फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, नहीं मालूम ना फ्रैक्शन, इसीलिए x फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू e⁻λ और ये आ जाएगा t/2। समझे? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, e⁻λt का होल पावर 1/2। एक ही बात है ना, दोनों भी एक बात है। अब ये वाले की वैल्यू अपने पास ऊपर से है लिखी हुई, तो अपन x लिखेंगे इज इक्वल टू ऊपर से e⁻λt लाकर यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 9/16 और इसका पावर 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। ये आ जाएगा आपका रेशो। समझे? थोड़ा सा ध्यान लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है कि इफ़ टी हाफ इज़ 5 ईयर्स, किसी एक मटेरियल का टी हाफ दिया है 5 ईयर्स, कोई तो भी न्यूक्लियाई का, फाइंड द टाइम आफ्टर विच 3.125% ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन अनडिकेड। 3.125% न्यूक्लियाई बच गया है, बोला अनडिके बचा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? n/n0 का वैल्यू है 3.125 अपॉन 100। इसको बोला जाता है 0.03125,
या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/32। ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक है, रट लो इसको 1/32। आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशली ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। 1/2 कितना होता है, तो 1/2 0.5 होता है। 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। 1/8 कितना होता है वो लिखने का, 1/16, 1/32, 1/64। कम से कम यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसने देखो ना, जब भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होना चाहिए, उसने अगर आपको दिया कि 3.125%, मतलब बहुत सोच के दिया हो ना, 3% बोलने का क्या प्रॉब्लम था, सोच के दिया ना 3.125, मतलब ये 1/32 है। तो अपन क्या करेंगे, जब ये 1/32 आया, अब 32 जो है ये 2 का पावर होता है कि नहीं होता है, यस, हम बोलेंगे कि 32 जो होता है ये 2 का पावर 5 होता है। तो इसीलिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे n/n0 इज इक्वल्स टू 1/2 का पावर n। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे n/n0 की वैल्यू कितनी है, 1/32 इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 1/2 का पावर n। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि नीचे 32 है ना, 1/32 इज इक्वल्स टू 1/2 का पावर n। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि 2 का पावर n की वैल्यू 32 के बराबर है, यानी n की वैल्यू आपका 5 होगी। अरे ऊपर लिख कर बताया ना मैंने आपको, n की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, ऐसा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू मालूम है, तो एज n इज इक्वल्स टू t/t½ होता है। ये फॉर्मूला भी दिया मैंने आपको स्टार्ट में। तो देयरफॉर टाइम की वैल्यू हो जाएगी n × t²। n की वैल्यू है 5 और t½ की वैल्यू है 5, मतलब t की वैल्यू है 25 साल। 25 साल बाद वो 3.25% बचेगा। अरे समझ में आई बात? ठीक है, 25 साल बाद कितना बचेगा, 3.125% बचेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो फिर से एक बार, कितना बचना चाहिए, ऐसे बचना चाहिए। ठीक है, चलो इसी से जुड़ा एक और सवाल। देखो उसी से जुड़ा क्वेश्चन है कि इफ़ हाफ लाइफ ऑफ अ न्यूक्लिया इज 4.5 ईयर्स, देन टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू डिके 99% ऑफ द ओरिजिनल। अगर 99% ऑफ ओरिजिनल अगर ख़त्म हो गया तो रिमेन कितना हुआ, बचा कितना, बोलो। ऐसे ही क्वेश्चन देता है देखो। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे बचा कितना है, 99 ख़त्म हो गया तो बचा है 1% ओनली, 1% बचा है सिर्फ। n इज इक्वल्स टू 1% ऑफ n0, यानी n/n0 की वैल्यू है 1/100। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए अगर, तो ये जो 100 है, 100 जो है ये 2 का कोई भी पावर नहीं है, 100 2 का कोई भी पावर नहीं है, इसलिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा अपना ओरिजिनल वाला, n इज इक्वल्स टू n0 e⁻⁻t, ये यूज होगा। इसमें से t निकालना है, चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n/n0 इज इक्वल्स टू e⁻⁻t। ठीक है, फिर इसको लिखा मैंने, तो n/n0 की वैल्यू कितनी है, 1/100 है ना, इट इज़ इक्वल्स टू 1/e⁻⁻t। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो e⁻⁻t इज इक्वल्स टू 100, यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो कि λt बराबर हो जाएगा ln ऑफ 100। बट ln ऑफ 100 अपने को नहीं पता, लेकिन log टू द बेस 10 ऑफ 100 पता है, इट इज़ इक्वल्स टू 2 होता है, बराबर है कि नहीं। तो ये नेचुरल लॉग था, यानी कि log टू द बेस e था, ये कैसा था, log टू द बेस e ऑफ 100। आपको ये नहीं पता लेकिन ये पता है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, देखो इसको कन्वर्ट करें तो हो जाएगा λt इज इक्वल्स टू, इसको कन्वर्ट किया 2.303 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाता है कॉमन log टू द बेस 10 ऑफ 100। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, तो t इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू log टू द बेस 10 और टू द बेस 10 ऑफ 100, इसकी वैल्यू हो गई 2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ऐसा आ गया। व्हाट इज लैम्बडा इक्वल टू, तो अपन इसको बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, देखो 4.606 इंटू अपॉन में लैम्बडा है ना, लैम्बडा कितना आता है 0.693 अपॉन t½ तो t½ चले गया ऊपर, t½ चले गया ऊपर, ये वैल्यू है फाइनल। इसका फाइनल आंसर आता है 29.9 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स। तो आपका आंसर हो सकता है टाइम अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर लगने वाला है। 30 साल बाद वो वैल्यू
1% बचेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, 1% बचेगी। 99% डीके होने का मतलब है 1% रिमेन, 1% रिमेन। ठीक है, ऐसा होता है इसका मीनिंग। या फिर वो आपको डायरेक्ट ऐसा दे सकता है 1/100 होने के लिए कितना लगेगा, या वो आपको बोल सकता है कि 3/4 खत्म होने के लिए कितना लगेगा, है ना। 3/4 खत्म होना मतलब कि वैल्यू लिख के देखने का, हर बार खत्म होना और बचना, बस आपको इतना आना समझ में। अगर ये समझ में आ गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। समझे क्या, यहाँ तक की बात ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बोला, फिर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिकेज टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 40 डेज, टाइम दे दिया, टी की वैल्यू दे दिया 40 दिन, और कितना हो जाता है, n की वैल्यू दिया 1/16 ऑफ n0। चलो करो इसको सॉल्व करो, और आपको निकालना है टी हाफ की वैल्यू। देखो, सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज मास ऑफ 10 ग्राम एट इंस्टेंट टी इक्वल टू 0, अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ दिस एलिमेंट इन द सैंपल आफ्टर 2 मीन लाइफ इज इक्वल टू। तो देखो जब मास की बात किया तो मास वाले रिलेशन लिखने का, मास वाला रिलेशन भी क्या होता है, मास m0 e⁻ लैम्बडा और t होता है। तो t की जगह पे क्या रख देंगे, 2 टाउ रख देंगे। 2 टाउ का मतलब क्या होता है, 2/λ, है ना। टाउ की वैल्यू कितना है, 1/λ ना, तो 2/λ t की जगह पे पुट कर दो, तो यह आ जाएगा m = m0 e⁻ लैम्बडा इंटू 2/λ। लैम्बडा ने लैम्बडा को मार दिया -2। इसका मतलब हो गया कि m = m0 और 1/e का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो गया 1/e का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो, तो आपका आंसर आना चाहिए 1.359 ग्राम्स। ठीक है, ये आंसर आएगा 1/e का स्क्वायर, यानी कि 1/e होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप उसको, 0.37 का स्क्वायर। ये वैल्यू याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज एट एनी इंस्टेंट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 2:1, यानी कि एट एनी इंस्टेंट अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 2:1, है ना, ऐसा है 2:1। तो ये है आपका ओरिजिनल फर्स्ट वाला n01 अपॉन n02, इसकी वैल्यू है 2:1। ठीक है, ओरिजिनल वाला। इफ़ देयर हाफ लाइव्स बी रिस्पेक्टिवली 12 and 16 आवर्स, पहले का हाफ लाइफ है 12 आवर्स और दूसरे का हाफ लाइफ है 16 आवर्स। ठीक है, ऐसा दिया आपने को। देन व्हाट विल बी आफ्टर 2 days, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सब्सटेंसेस। 2 दिन के बाद कितना, मतलब n1/n2 की वैल्यू कितनी होगी आफ्टर टाइम 2 days। अब यहाँ पे क्योंकि घंटों में दिया है तो इसको डेज को घंटों में कर लो। 2 days बोले तो कितना, 48 आवर्स, 48 आवर्स। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी लगेंगी अब, क्योंकि ये सब जो है ये सब 2 के पावर में दिख रहे हैं, तो अपन इक्वेशन ये वाला यूज़ करेंगे। n = n0 और 1/2 का पावर n। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है t/t½ t/t²। ठीक है, तो n1 की वैल्यू निकालो, और n1 की वैल्यू निकालने से पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आपको n1/n2 का इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो तो यहाँ पे बनेगा n1/n2 का इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर लेने का ना, तो ये आ जाएगा n0 पहले का, n0 दूसरे का, मल्टीप्लाई बाय 1/2 का पावर n1/1/2 का पावर n2। अरे बराबर है कि नहीं, ये पूरी इक्वेशन फॉर 1, आपने ये पूरी इक्वेशन बनाई पहले वाले के लिए, ये पूरी इक्वेशन बनाई दूसरे वाले के लिए, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको n1 और n2 चाहिए, ये तो मालूम अपने को n1 n2 चाहिए, तो अपन यहाँ पे निकालते हैं। n1 का फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम कितना है, 48 आवर्स, और टी हाफ कितना है n1 का, 12 घंटे, तो ये कितना आ जाएगा 4। n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 / 16 दैट इज इक्वल्स टू 3। चलो वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, ख़त्म। तो ये हो जाएगा आपका n1/n2 इज इक्वल्स टू, हैं जी, ये रेशो आ जाएगा 2:1। फिर ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएंगी, 1/2 का पावर, ये 2 का पावर n2 ऊपर जाएगा और ये 2 का पावर n1 नीचे आएगा, तो 2 का पावर n2 की वैल्यू बोले तो 3 अपॉन ये 2 का पावर n1 वो नीचे आएगा, तो ये 2 का पावर n1 बोले तो 4। कितनी हो जाती है वैल्यूज, चेक करो वाला।
2/1 इंटू 8/16, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/2। आंसर इज 1:1, इक्वल हो जाएगा दोनों भी 1:1, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें के आसान वाले टाइप के क्वेश्चंस यही है जो इस तरह के ज़्यादातर पूछता है, ठीक है, आपने याद रखना है बस। और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हार्ड लेवल की भी है, तो अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो PYQs है, देखो इतने सारे क्वेश्चंस अभी लेना बाकी है। देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो निकाले हुए हैं, ये वाले देखो, दीज आर द क्वेश्चंस जो कि कुछ हम ले चुके हैं और कुछ और लेना बाकी है, ये वाले बहुत सारे, ये देखो पूरे, ये सारे के सारे आप देखेंगे PYQs ही है हमारे, ठीक है, यहाँ तक ही लेना है हमको पूरे पूरे, ठीक। तो ये सब लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।